हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या हैं, यानी शिक्षण प्रतिमान क्या है। शिक्षण प्रतिमान के संबंध में इनकी अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, उपयोगिता, प्रकार इत्यादि के संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यह टॉपिक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग से संबंधित टॉपिक है, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। आपके बीएड से संबंधित टॉपिक है तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो कि टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप अपने कमेंट्स अवश्य प्रेषित करें तथा जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसको अवश्य प्रेषित करें या कमेंट्स बॉक्स में लिखें। शिक्षण के संबंध में ये कहा गया है कि ये शिक्षा शास्त्र की एक मुख्य प्रक्रिया है तथा शिक्षण की प्रकृति को समझने के लिए, यानी ये कहें कि टीचिंग के नेचर को समझने के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षण सिद्धांतों को समझा जाए या शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए या उनको डिफाइन किया जाए, क्योंकि शिक्षण की प्रकृति को समझने में जो इसके विभिन्न सिद्धांत हैं वे सहायक हैं। और जो विभिन्न सिद्धांत हैं वे हैं दार्शनिक शिक्षण सिद्धांत, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत तथा इसके अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा जाना चाहिए। दार्शनिक तथा सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन भी एजुकेशनिस्ट ने बड़े ही तार्किक ढंग से किया है। शिक्षण सिद्धांतों को समझने के लिए परिकल्पनाओं को समझना भी आवश्यक है, या ये कहें कि विद्वानों ने जो हाइपोथेसिस है उनका प्रतिपादन किया है तथा जिस किसी परिकल्पना की पुष्टि शिक्षण से यानी टीचिंग से की जाती है उसे वास्तव में टीचिंग मॉडल यानी शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। ये हमने आपको इन अ नटशेल समझा दिया। यहाँ पर मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि परिकल्पना क्या है। तो परिकल्पना में शिक्षण के लक्ष्य को महत्व दिया जाता है और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण के जिस स्वरूप की संरचना की जाती है उसे हम शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। और यदि उस प्रतिमान के माध्यम से यानी उस मॉडल के माध्यम से यदि टीचिंग के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, शिक्षा से संबंधित या शिक्षण से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे एक आदर्श प्रतिमान कहा जाता है कि ये वास्तव में परफेक्ट टीचिंग मॉडल है या मॉडल ऑफ टीचिंग है। ब्रूस आर जॉयसी हैज़ डिफाइंड इट्स डेफिनेशन दैट टीचिंग मॉडल्स are just instructional designs. They describes the process of specifying and producing particular environmental situations which cause the students to interact in such a way that specific change occurs in his behavior. यानी शिक्षण प्रतिमान वास्तव में इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की वह रूपरेखा है, या ये कहें कि अनुदेशन की वह रूपरेखा है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट परिस्थिति का उल्लेख किया जाता है तथा छात्र और शिक्षक के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, यानी जो टीचर और टॉट के मध्य जो इंटरेक्शन होता है वह इस प्रकार का हो कि बालक के व्यवहार में या छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके, तो उसे टीचिंग मॉडल कहा जाएगा। Now in this context let us know that what is philosophical model of teaching, यानी दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान क्या है, इसके संबंध में हम देखेंगे। Educationist says the teaching may be characterized as an activity aims of achievement of learning and practice in such manner as to respect the student intellectual capacity for independent judgment. Teaching may be characterized by answering the following questions: what sort of learning shall teacher aims at to achieve? What does such learning consist of? How will teacher strive to achieve it? In philosophical models of teaching, we study about the impressions models to teaching. This model given by John Locke, it is simplified model of teaching. The main assumption of this model is that mind is essentially storing the external impression to which he is receptive. The main focus of this teaching model is on an accumulation in the learner of the basic elements fed in without organized and processed in standard ways, but in any event not generated by learner himself. Instructional process of his model concerns with exercise the mental power engaged in receiving and processing incoming ideas, more particularly power of perception, discrimination, retention, combination, abstraction and representation.
In the process of learning, the child gets not only sense experiences but also the language and theory of his heritage, its complicated linkage with relevant context. This model fails to provide place for innovation by the learner. So we can say that the impression model to teaching, it has been developed by John Locke. Now in philosophical model of teaching we shall also study the insight model of teaching. This model is given by Plato, or we can say this model of teaching was developed by Plato. The insight model represents a completely different approach. The impression model assumes that the teacher has conveys ideas or knowledge into students' mental storehouse. This model defines the very possibility, it is vision or sight into meaning, which makes the crucial difference between simply storing and reproducing learned sentences on the other hand, the understanding of their basis and an application on the other. The teacher is commonly thought to convey knowledge by the use of language, but new knowledge cannot be conveyed simply by words sounding in the ear. Words are more voices unless they singly realities present in some way into the mind. Teacher words prompts the student to reach realities not already known by him. The insight model, of course, it is very strong. Apart from this, whereas the impression model is the weakest, the insight model makes use of prompting theory. It is specifically cognitive in emphasis and cannot readily be stressed so as to cover important aspect of teaching. This model fails to cover the conception of reason. Now let us know about the rule model of teaching. The model of, or we should say the rule model of teaching, has been developed by Kant. His primary philosophically, or we should say that his primary philosophical emphasis is on reason, and reason is always based on general rules or principles. In the cognitive realm, reason is a kind of justice to the evidence. In the realm of moral, reason is action on principle. This model is based upon psychology phenomenon of insight. The model includes both cognitive and moral realm. That's all for today. Please take